हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल निस क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं आप लोग के लिए एक मज़ेदार सेशन और इस सेशन में अंत तक बने रहिए। और ये जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है आप सबके एग्जाम के बेसिस पे। और कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए आप लोग, साथ साथ नोट्स बनाते जाइएगा, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का टॉप VVI भौतिक रसायन से हम लोग 35 MCQs देखने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिए, वीडियो की स्किप मत कीजिए। आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिए। ये जो सेशन है धमाल मचाने वाला, एक नए सेशन के साथ नया वीडियो आप सबके लिए है ये वाला। तो चलिए, आज हम लोग जितने भी MCQ जो उसका आंसर आप लोग कमेंट में देते जाइएगा और यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग को क्वेश्चन शो करेगा। तो चलिए इस मज़ेदार सेशन को और मज़ेदार बनाते हैं। तो देखिए, आप लोग के स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, क्रिस्टल के सीमित पैकिंग में सबसे अधिक खाली स्थान होते हैं। आंसर कमेंट में दीजिए, तब तक हम ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है सरल घन इकाई सेल यानी SCC। ऑप्शन बी में है पिंड केंद्रित सेल इकाई सेल। ऑप्शन सी में है फलक केंद्रित। ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि क्रिस्टल में सीमित पैकिंग में सबसे अधिक खाली स्थान किसकी होती है, SCC के, BCC के या फिर FCC के। तो सिंपल क्यूबिक सेल, BCC मतलब बॉडी क्यूबिक सेल सेंट्रल सेल, FCC यानी फेस सेंट्रल सेल। तो कौन सा राइट हो जाएगा? तो ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। SCC में जो होती है वो खाली स्थान जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, 32% होती है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखते हो। देखिए, दूसरा क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, आंसर कमेंट में देते जाइए। आप लोग का क्वेश्चन है कि किस क्रिस्टल संरचना में सीमित पैकिंग अधिकतम होती है। किस क्रिस्टल संरचना में सीमित पैकिंग जो होती है वह अधिकतम होती है, ये पूछा गया है। SCC यानी सरल घन इकाई सेल। ऑप्शन बी फलक केंद्रित सेल। ऑप्शन सी पिंड केंद्रित सेल यानी BCC। SCC मतलब सिंपल क्यूबिक इकाई सेल यानी सेल। FCC यानी फेस सेंट्रल क्यूबिक सेल। सी में दिया गया है बॉडी सेंट्रल सेल क्यूबिक सेल। तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो आई होप आप लोगों ने अभी तक आंसर कमेंट में दे दिया है। ये जो सेशन है बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही ज़रूरी है। आज के सेशन में जो है वो ये जितने भी क्वेश्चन होंगे वो जो होंगे भौतिक रसायन से लिए होंगे। चैप्टर केमिस्ट्री का जो चैप्टर 1 से 6 तक वो हम लोग का भौतिक रसायन है और उसी 6 चैप्टर से हम लोगों ने 35 MCQs देखेंगे। पूरा भौतिक रसायन खत्म। आज के बाद भौतिक रसायन का कोई टेंशन नहीं होने वाला है। तो ये जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भौतिक रसायन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो भौतिक रसायन से कार्बनिक और अकार्बनिक यानी अकार्बनिक और कार्बनिक चैप्टर से भी पूछे जाते हैं। तो पूरे मिला करके जो होते हैं वो 35 MCQs देते हैं। 35 मार्क्स का टोटल केमिस्ट्री में जो होते हैं वो 100 मार्क्स होते हैं, जिसमें 30 मार्क्स जो है वो आपका चला जाता है प्रैक्टिकल में और 30 जो होते हैं वो थ्योरी में चला जाता है। जिसमें 35 मार्क्स जो होते हैं ऑब्जेक्टिव और 35 मार्क्स जो होते हैं वो सब्जेक्टिव में रहता है। तो हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव जो है वो इसको अभी गेन करना है और सब्जेक्टिव वाले भी हम लोग टोटल हम लोग को 70 मार्क्स गेन करना है थ्योरी से, जिसमें 35 मार्क्स आप लोग को ऑब्जेक्टिव से आएगा और 35 मार्क्स सब्जेक्टिव से। तो सब्जेक्टिव वाले भी मतलब सेशन हम लोग मैंने करा दिया आप लोग को, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, और आने वाले टाइम में मतलब आने वाले जो दिन होंगे उसमें भी हम लोग लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें 35 मार्क्स आप लोग को गेन करना है। तो टोटल 35 क्वेश्चन दिए गए इस सेशन में भौतिक रसायन से। तो मैक्सिमम आप लोग कोशिश कीजिए कि 35 में 35 मार्क्स गेन कर। जो भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मालूम है कमेंट करते जाइए, नहीं तो कॉपी में नोट करते जाइए कि इस क्वेश्चन का आंसर मेरा सही हुआ है, और लास्ट में कमेंट में बताइएगा कि कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने सही दिया है। इससे आप लोग का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ये तो एक तरह से हम लोग का रिविजन सेशन है, क्योंकि हम लोग ने चैप्टर वाइज MCQs और बाकी मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर सॉल्व कर चुके हैं। तो ये हम लोग का जो है वो रिविजन सेशन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ही क्वेश्चन में टाइम नहीं गंवाना है, टाइम इज मनी।
आप लोगों ने सुना होगा टाइम इज मनी। तो टाइम जो है वो क्या है, मनी है। तो टाइम को बचा के रखना है, सेव करना है, जितना सेव करेंगे उतना हमारे काम में आएगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है किस क्रिस्टल संरचना में सीमित पैकिंग अधिकतम होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी एफसीसी यानी फेस सेंट्रल क्यूबिक सेल में जो होती है वह अधिकतम पैकिंग होती है, मतलब सीमित पैकिंग अधिकतम होती है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे, देखिए तीसरा क्वेश्चन आप लोग के जो है वह स्क्रीन पे शो कर रहा है। क्रिस्टल में समन्वय संख्या में वृद्धि होती है। क्रिस्टल में समन्वय संख्या में वृद्धि होती है ताप वृद्धि से। ऑप्शन बी दिया हुआ है दाब वृद्धि से। ऑप्शन सी हुआ दोनों से। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग का टाइम 10 सेकेंड है, कमेंट कीजिए कितने मतलब कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्रिस्टल में समन्वय संख्या में वृद्धि होती है। तो चलिए अब आप लोग का हुआ टाइम्स अप। ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी दाब वृद्धि से। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए साथ में बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोग के स्क्रीन पे शो कर रहा है कि 20 सीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत होता है। खाली जगह का प्रतिशत पूछा गया है। ऑप्शन ए में 32%, ऑप्शन बी में 34%, ऑप्शन सी में है 28%, ऑप्शन डी में है 30%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कमेंट करिए, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन है वीवीआई है बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है 32%, 34%, 28% या फिर 30%। तो आई होप आप लोगों ने आंसर दे दिए होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा 32%। देखिए कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन ए राइट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि Fe3O4 ठोस होता है। Fe3O4 ठोस होता है। अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय यानी डायमैग्नेटिक, ऑप्शन सी में है लौह चुंबकीय यानी फेरोमैग्नेटिक, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन क्वेश्चन और ऑप्शन आप लोग की स्क्रीन पे शो कर रहा है, कमेंट करते जाइए। ऑप्शन क्वेश्चन पूछा गया है कि Fe3O4 ठोस होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी लौह चुंबकीय यानी फेरोमैग्नेटिक होता है। क्या होता है Fe3O4 ये जो होते हैं वह लौह चुंबकीय यानी फेरोमैग्नेटिक ठोस होता है। तो ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण मैक आर्थर विधि से किया जाता है। जल्दी जल्दी कमेंट करते जाइए, ये जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है Ag, ऑप्शन बी में है Fe, ऑप्शन सी में है Cu यानी कॉपर, ऑप्शन डी में है Na। तो किस धातु का निष्कर्षण मैक आर्थर विधि द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा Ag यानी सिल्वर, ऑप्शन ए राइट है। तो चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 शो कर रहा है कि दूध एक उदाहरण है किसका, छाछ का, पायस का, जेल का या फिर सॉल का। दूध किसका उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि दूध एक उदाहरण है छाछ का, पायस का, जेल का या फिर सॉल का। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पायस का। ऑप्शन बी राइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्न में से कौन हाइड्रोजन गैस को अधिशोषित करता है। निम्न में से कौन हाइड्रोजन गैस को अधिशोषित करता है, सक्रिय चारकोल को, सिलिका जेल को या फिर प्लेटिनम ब्लैक को या फिर लौह चूर्ण को। तो कौन जो है वह हाइड्रोजन गैस को अधिशोषण करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा प्लेटिनम ब्लैक को। तो ऑप्शन सी, सीरियस होकर के नहीं पढ़ना है, थोड़ा धमाल मचा के पढ़िए भाई। कमेंट करते जाइए और इस सेशन में अंत तक बने रहिए पूरे जोश और होश के साथ, क्योंकि जोश तो है वो होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ में होश भी होना चाहिए। नहीं तो जोश है पता चला कि हम बेहोश है, तो ऐसा जोश क्या काम का जो हम बेहोश ही है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है अधिशोषण की प्रक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अधिशोषण की प्रक्रिया कैसी होती है। 9 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ऊष्माक्षेपी होती है। क्या होती है, ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है जैव उत्प्रेरक होता है एक एंजाइम,
एक कार्बोहाइड्रेट, एक अमीनो अम्ल या फिर नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन युक्त क्षार। तो क्या होता है जैव उत्प्रेरक, क्या होता है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एक एंजाइम। जैव उत्प्रेरक क्या होता है, एक एंजाइम। ऑप्शन ए राइट है। तो बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता निर्भर करते किस पे करती है निर्भर? तो द्रव्यमान पर, विलेयता पर, कणों के आकार पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कणों के आकार पर जो है वो क्या है, निर्भर करती है। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो देखिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, बादल निम्न में से किसका उदाहरण है? बादल जो बारिश के मौसम में आप लोग देखते होंगे बादल, और या फिर ऐसे भी दिखता है बादल, जब कभी बारिश नहीं होता है बस बादल घेरे रहता है ब्लैक ब्लैक कलर का, कभी व्हाइट कलर का। तो बादल जो है वो किसका उदाहरण है? ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है और बताना है कौन सा राइट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है ठोस का गैस में, यानी ठोस होते हैं बाद में वो क्या हो जाते हैं, गैस, फुस हो जाते हैं गैस की तरह। जैसे ही में दिवाली के जो पटाखे होते हैं वो पहले ठोस होते हैं बाद में फुस हो जाते हैं वैसे। दूसरा है द्रव का गैस में, मतलब लिक्विड टाइप का होता है लेकिन बाद में क्या होता है, गैस के रूप में हो जाता है। तीसरा है द्रव का ठोस में, यानी पहले लिक्विड है और फिर जो है वो ठोस हो जाते हैं। जब इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जब लोहे को पिघलाया जाता है तो पिघला हुआ लोहा जो है वो द्रव का काम करता है, बाद में वो क्या हो जाता है, एकदम ठोस हो जाता है, एकदम मजबूत। तो वो सोच सकते हैं। और ऑप्शन डी में हुआ है ठोस का द्रव में, यानी ठोस पदार्थ है और वो जो है वो पतला टाइप का हो गया, यानी द्रव टाइप का हो गया। तो ये हो गया क्या, ठोस का द्रव में मिश्रण। तो चलिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया कि बादल निम्न में से किसका उदाहरण है? तो बादल जो है वो क्या हो जाएगा, बादल पहले द्रव जैसा होता है। कैसा होता है, द्रव जैसा, फील लाइक हॉरर मूवी। तो द्रव जैसा होता है और बाद में हो जाता है गैस जैसा। तो द्रव का गैस में मिश्रण। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्राउनी गति का कारण है। ब्राउनी गति का क्या कारण हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है ऊर्जा का द्रव अवस्था में परिवर्तन, यानी ऊर्जा जो है वो क्या, द्रव अवस्था में परिवर्तन, चेंज हो जाता है। दूसरा है वैद्युत धारा का प्रभाव। तीसरा है परिक्षेपण माध्यम में कणों का कोलाइडी कणों पर नियंत्रण टकराव, यानी जो परिक्षेपण माध्यम में कण होती है वो कोलाइडी कण, निरंतर टकराव होता है, एक दूसरे में क्या होता है, वो लगातार टकराते रहता है। ऑप्शन डी में कोलाइडी कण व परिक्षेपण माध्यम के बीच आकर्षण बल, यानी एक दूसरे की ओर खींचा चला जाता है। जैसे चुंबक और लोहे की जो लव स्टोरी होती है चुंबक और लोहे की, वो एक दूसरे की ओर क्या हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। सेम उसी प्रकार से कोलाइडी कण और परिक्षेपण माध्यम के बीच क्या होता है, आकर्षण बल होता है, अट्रैक्शन होता है दोनों के बीच। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं, ब्राउनी गति का कारण क्या है। तो इस ऑप्शन पढ़ने के बाद सोल्यूशन ये निकलता है कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, परिक्षेपण माध्यम के कणों का कोलाइडी कणों पर नियंत्रण क्या होता है, टकराव होता है, एक दूसरे का दुश्मन हो जाता है। तो ये हो गया ऑप्शन सी राइट। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में कौन टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है? टिंडल प्रभाव, एक्सपेंशन, इमल्शन, शर्करा विलयन या फिर स्वर्ण विलयन। तो टिंडल प्रभाव जो है वो नहीं दिखाता है, यानी जैसे बोल सकते हैं गर्मी के मौसम में जो छाँव, मतलब जो ये दिखते हैं छाया जो होते हैं ना, उसी को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। मतलब मोस्टली सिंपल लाइन में पढ़े तो नहीं दिखा पाता है। तो कौन नहीं दिखा पाता है? तो देख, इसमें जो एक्सपेलेशन है जो है वो ये दिखा पाता है, इमल्सन भी दिखा पाता है, बचा शर्करा विलयन ये नहीं दिखा पाता है, बाकी स्वर्ण विलयन भी दिखा पाता है। शर्करा विलयन यानी शुगर का मिश्रण जो होता है, विलयन होता है वो जो है वो नहीं दिखा पाते। तो हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, कोलाइडो का व्यास का प्रास होता है। कोई भी क्वेश्चन हम लोग को नहीं छोड़ना है, ऐसा फील नहीं आना है, मतलब एग्जाम हॉल में गए और क्वेश्चन पढ़े, अरे भैया हम तो इसको पढ़े ही नहीं, तो ये वाला फीलिंग आना ही नहीं चाहिए, उफ्स काश इसको पढ़ लेते, ये वाला फीलिंग तो आना ही नहीं चाहिए कि ये मेरे से छूट गया है, ये पढ़े नहीं। हम लोग को हर एक चीज़ पढ़ना है, हर एक चीज़ करके जाना है ताकि पछताना ना पड़े। मतलब ये कहावत सुने होंगे ना, चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने से क्या फ़ायदा। तो ये वाला नहीं करना है। तो चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कोलाइडो, मतलब कोलाइडो में व्यास का प्राश होता है। ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन है 1 से 100 nm, ऑप्शन बी में 1 से
1000 nm, ऑप्शन सी में है 1 से 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी में है 1 से 100 मीटर। तो कोलाइडो में जो व्यास का प्राश होता है वो 1 से लेकर के 1000 क्या होता है, एनएम होता है। तो राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और ये सब जो क्वेश्चन है वीवीआई है, मतलब ये हम मेरे को तो बताना ज़रूरी नहीं है कि ये वीवीआई है, क्योंकि आप लोगों ने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे। मैंने इस चैनल पे भी वीडियो अपलोड किए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और हिंदी के बहुत सारे पेपर्स, मॉडल पेपर्स मैंने अपलोड किया है। वो जो है वो भी आप लोग के लिए हेल्पफुल है। तो चैनल पे जाइए और ये सब पढ़ते रहिए। अब सीरियसली नहीं कि 10 घंटा 12 घंटा पढ़ते रहिए, ये नहीं, मतलब 4-5 घंटा 6 घंटा पढ़िए, लेकिन ध्यानपूर्वक पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। तो आप लोग के लिए जो है वो मैंने पहले से ही प्रोवाइड किया हुआ है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और हिंदी के मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर। आप लोग को क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे, फिजिक्स मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। आराम से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये जो सेशन है मतलब रिवीजन में ले सकते हैं। जितना हम लोग प्रैक्टिस में लेंगे उतना अच्छा आएगा। तो ये जो सेशन है वो आप सबके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट, आप लोग जब चाहे तब देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते आगे। स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है। स्वर्ण संख्या किस में कम होती है? जिलेटिन में, अंडे के एल्ब्यूमिन में। अंडे के जो एल्ब्यूमिन मतलब क्या होता है, जो अंडे का जो ऊपर वाला लेयर होता है वो वाइट कलर का कवर होता है। जब उसको कवर हटा दे तो अंदर जो होता है क्या होता है, वाइट होता है, और बीच में जो होता है कैसा होता है, येलो कलर का होता है। तो अंडे के एल्ब्यूमिन में मतलब इस येलो कलर में जो होती है स्वर्ण संख्या कम होती है। मतलब ये ऑप्शन दिया गया है, क्या इसमें कम होती है? चलिए सी ऑप्शन देखते हैं। सी में गोंद में, ऑप्शन डी में स्टार्च में। तो किस में कम होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए में हो जाएगा, जेलेटिन में। एल्ब्यूमिन मतलब जो बीच वाला भाग होता है उसको एल्ब्यूमिन कहते हैं। तो जेलेटिन में जो है वो स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में कौन सल्फाइड अयस्क है? मेलेकाइट, गैलेना, या फिर कैलेमाइट, या फिर कालाइट। तो सल्फाइड अयस्क है, कौन है भाई, कौन है? मिल जाओ भाई, मिल जाओ। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो देखिए हम लोग का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, गैलेना। गैलेना जो है वो सल्फाइड अयस्क है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, डीएनए संरचना में एडेनिन और थाइमिन के बीच हाइड्रोजन बंद होते हैं कितने? 1, 2, 3 या फिर 4। तो डीएनए की संरचना कैसी होती है? ये देखिए आप लोग के सामने शो कर रहे होंगे। ये रहा हम लोग का डीएनए। और आरएनए की संरचना यानी इसमें एक ही सूत्र होती है, यानी धागा होती है, तो आरएनए। तो ये रहे हमारा आरएनए। तो अभी तो क्वेश्चन पूछा गया डीएनए संरचना में जो एडेनिन और थाइमिन होती है उनके बीच हाइड्रोजन बंध संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, विद्युत स्टार्चों का निर्माण होता है। विद्युत में जो स्टार्च होते हैं उसका निर्माण किससे होता है? गिब्रेलिक से, बेकेलाइट से, या फिर पॉलीस्टाइरीन से, या फिर यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड से। तो किससे होती है? तो ऑप्शन बी, बेकेलाइट से। किससे? बेकेलाइट। ऑप्शन बी राइट है। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, कार्बन अपचयन विधि से निष्कर्षण किया जाता है। कॉपर, एल्युमिनियम, लोहा यानी और मैग्नीशियम, किसका किया जाता है? कार्बन अपचयन विधि से निष्कर्षण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लोहा, Fe। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। और बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग को शो कर रहा होगा, व्यावसायिक लोहा का सबसे शुद्ध रूप है क्या? है ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, इस्पात, या फिर कच्चा लोहा। व्यावसायिक लोहा का सबसे शुद्ध, यानी शुद्ध मतलब बोल सकते हैं जो साफ होते हैं, कोई उसमें झोल झपट्टा नहीं होता है, तो वो हम लोग का रहा शुद्ध। तो कौन सा हो जाएगा? ढलवा लोहा हो सकता है, या फिर पिटवा लोहा हो सकता है। यानी जो ढलवा लोहा जिसको ढाल के बनाया जा सकता है, पिटवा लोहा जिसको पीट पीट करके बनाया जाता है, इस्पात या फिर कच्चा लोहा यानी जो अभी अच्छी तरह से प्रिपेयर नहीं हुआ है। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पिटवा लोहा, यानी जिसको पीट पीट करके बनाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पे लोहा मतलब जैसे लोसारी, जहाँ पे नहीं हम लोग हसुआ, खुरपी ये सब जो है वो तैयार कराते हैं,
मतलब बहुत अच्छे उसको नुकीला बनाते हैं ताकि वो धार हो उसमें। तो वहाँ पे जो है वो क्या होता है, उसको आग में तपा करके और उसको पीट पीट करके एकदम तेजार बनाता है। तो वो हो गया पिटवा लोहा। ढलवा लोहा जहाँ पे जो है वो लोहे को गला करके और उसको जो है वो क्या है ढाल दिया, और जिस शेप में उसको बनाना है उस शेप में ढाल दिया। जैसे मान लीजिए अगर गोला के शेप में बनाना है तो मतलब मतलब वहाँ से जो है उसको गला दिया और ढाल दिया, वो गला हुआ तो ढल रहा है एकदम आग के जैसे, एकदम तेजी से नदी जैसे बहती है उस तरह से। और जिस शेप में बनाना है उस शेप से मारा मशीन से और निकाल दिया। यानी हम लोग को गोल लेना है या फिर एरो लेना है या फिर कुछ भी लेना है, जिस शेप में लेना है उस प्रकार से ले लेते हैं। तो वो हो गया हम लोग का ढलवा लोहा। पिटवा लोहा पीट पीट कर बनाया जाता है, और कच्चा लोहा यानी अभी पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं हुआ है। तो बढ़ते आगे। सोना आसानी से घुल जाता है, किस में घुल जाता है भाई सोना? सांद्र HCl में, सांद्र HNO3 में, जलीय KCN+O2 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सोना होती है वो आसानी से घुल जाती है, यानी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये जो है वो ऑप्शन सी है, जलीय KCN+O2 में आसानी से घुल जाता है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो VVI क्वेश्चन है। तो बढ़ते आगे देखिए, इसमें पूछा गया है कि सिन बार है HGS, PBS, SNO2, PbCO3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, HGS जो है वो क्या सिन बार है। तो ऑप्शन हम लोग का ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, सल्फाइड अयस्क के सांद्रण की विधि है। सल्फाइड अयस्क के सांद्रण की विधि पूछा गया। छाक, प्लवन, भर्जन, वैद्युत अपघटन या फिर बेसमरीकरण। तो सल्फाइड अयस्क के सांद्रण की विधि क्या हो सकती है? ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, छाक प्लवन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट के शोधन में प्रयुक्त विधि है। छाक प्लवन, निक्षालन, द्रवण या फिर चुंबकीय पृथक्करण। बॉक्साइट के शोधन में जो प्रयुक्त विधि होती है वो कौन सी हो जाएगी? तो राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा निक्षालन। निक्षालन का मतलब अगर हम लोग देखें किसके मतलब निक्षालन की जो बनाने की नियम होती है या फिर निक्षालन का उपयोग होता है लोहे के माध्यम से देखें, तो ये जो होता है कोई अयस्क होता है उसमें उपयुक्त विलायक में विलय हो तो वहाँ पे जो है वह निक्षालन का उपयोग किया जाता है। लेकिन अगर निक्षालन का एक और मतलब पता करें, जैसे में जो बारिश होती है या फिर सिंचाई कराई जाती है तो उसमें जो गंदगी या फिर कुछ भी साइड इफेक्ट्स के कारण जो होती है, अगर मान लें बारिश के मौसम में बारिश हुआ, ठीक है, तो उससे जो पानी का जमाव होता है वहाँ पे कोई प्लांट उग गया यानी पौधा उग गया, तो वहाँ पे पौधा उग गया लेकिन उस पानी में कुछ साइड इफेक्ट्स है, केमिकल्स है या फिर कुछ भी है, उसके कारण जो है वो उस पौधों को हानि पहुंचा, तो वो जो होते हैं वो निक्षालन कहलाता है। लेकिन अगर बॉक्साइट के शोधन के बारे में बात करें तो ये अयस्क के माध्यम में आ गया। तो अयस्क के मतलब यानी लोहा के बारे में आ गया। तो यहाँ पे हम लोग निक्षालन का मतलब समझेंगे कि ये जो है वह कोई अयस्क है और उसमें उपयुक्त जो है वो क्या है, विलायक है। विलायक में अगर विलय हो तो वहाँ पे निक्षालन का उपयोग किया जाता है, अगर विलय नहीं है तो निक्षालन का उपयोग नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि वैद्युत अपघटन प्रयुक्त होता है किसमें? वैद्युत लेपन में या फिर वैद्युत शोधन में या फिर ये भी दोनों हो सकते हैं या फिर किसी में भी नहीं। तो वैद्युत अपघटन यानी विद्युत का अपघटन प्रयुक्त होता है किसमें? तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये दोनों हो जाएंगे। पहला है वैद्युत लेपन यानी वैद्युत को लेप में यूज किया जाता है, और दूसरा है वैद्युत शोधन यानी शोधन के माध्यम से किया जाता है। तो ये दोनों राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, मैक आर्थर विधि किसके लिए प्रयुक्त होती है? मैक आर्थर विधि किसके लिए प्रयुक्त होती है? सिल्वर के लिए, लोहा के लिए, क्लोरीन के लिए, फिर ऑक्सीजन यानी O2 के लिए। तो किसके लिए किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सिल्वर के लिए जो है वो क्या है, सिल्वर के लिए जो है वो मैक आर्थर विधि उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक प्राप्त तत्व होते हैं। पृथ्वी की जो सतह यानी भूपर्पटी बोल सकते हैं, यानी धरती बोल सकते हैं, पृथ्वी बोल सकते हैं। तो पृथ्वी की सतह पर जो सर्वाधिक तत्व पाए जाते हैं वो कौन सा है? आयरन है, एल्यूमिन है यानी एल्युमिनियम है, ऑप्शन सी में कैल्शियम है, ऑप्शन डी में सोडियम है। तो कौन है जो सबसे अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है?
तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। एल्युमिनियम जो है वो क्या है, सबसे अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। ये जो है वो 40+ यानी एवब उससे ज़्यादा पाया जाता है धरती पर एकदम मुक्त अवस्था में सर्वाधिक। ये जो है वो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, धातु की चमक का कारण क्या है। जो धातु जो होते हैं वो चमकीले होते हैं, चमकते रहते हैं, तो इसका कारण क्या हो सकता है। उसका उच्च घनत्व हो सकता है, या फिर उसका उच्च परिष्कृत होना, या फिर उसकी रासायनिक निष्क्रियता, या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति। तो क्या हो सकती है धातु की चमक का कारण। धातु चमकीले क्यों होते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मुक्त होते हैं, तो उपस्थिति के कारण जो है वो धातु की चमक होती है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि आयरन का महत्वपूर्ण अयस्क है। आयरन का महत्वपूर्ण अयस्क पूछा गया है। सेडराइट है, हेमेटाइट है, पायराइट है, या फिर बॉक्साइट है। ये जो अयस्क के जो आयरन हो, एल्युमिनियम हो, या फिर कुछ भी हो, उसके जो अयस्क होते हैं ये सब याद करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सेशन जल्द ही आप सबके लिए लेकर के आएंगे। इसमें आप लोग को जो है वह पूरे जितने भी अयस्क जो इम्पोर्टेंट है वो लेकर के आएंगे। एक अगर मान लीजिए अगर एल्युमिनियम का देख रहे हैं तो एक दो नहीं 3-4 तो याद करना ही है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो ज़रूरी है ये जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल तो यहाँ देखिए आयरन का महत्वपूर्ण अयस्क है, सेडराइट है, हेमेटाइट है, पायराइट है, या फिर बॉक्साइट है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हेमेटाइट। आयरन का क्या हो जाएगा महत्वपूर्ण अयस्क, हेमेटाइट। इससे अगर ये आप लोग को मालूम ना हो तो 1 मार्क्स तो गया, अगर मालूम है तो 1 मार्क्स तो गेन हुआ। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 1 मार्क्स गंवाना हम लोगों के पावर में नहीं है भैया, हम लोग को गेन करना है। 35 मार्क्स हम लोग को ऑब्जेक्टिव में दे रहा है, तो गेन करना है। चलो 35 में भले ही हम लोग का 33 34 आया, 1 मार्क्स गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हर एक को छोड़ दिया, अगर 35 में हम 20 ही लेकर के आ रहे हैं तो ये गलत सोच है। मतलब ये जो है वह मेहनत पर पानी फेरने के बराबर है, तो ऐसा करना नहीं है। तो अयस्क वाला एक सेशन आप लोग के लिए लेकर के आएंगे। लोहा का खनिज है, क्या है, मलाकाइट, हेमेटाइट, कॉपर, ग्लास, या फिर जिंक ब्लेड। तो लोहा का खनिज क्या हो जाएगा। 31 का राइट आंसर ऑप्शन बी हेमेटाइट है लोहा का खनिज, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, मेलेकाइट अयस्क है किसका, लोहा का, सिल्वर का, एल्युमिनियम का, या फिर कॉपर का। तो मैकेलाइट अयस्क किसका है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कॉपर का, ऑप्शन डी। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 33 एल्युमिनियम का अयस्क। देखिए कितने सारे क्वेश्चंस है भौतिक रसायन में, अयस्क के, एल्युमिनियम के, लोहा के और वगैरह वगैरह बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब जानना हम लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी बन गया है। टाइम कम है, मैनेजमेंट ज़्यादा करना है, तो एक सेशन आप सबके लिए लेकर के आएंगे जिसमें सिर्फ अयस्क ही रहेंगे। तो एल्युमिनियम का अयस्क है कौन है, बॉक्साइड है, हेमाटाइट है, डोलोमाइट है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बॉक्साइड। तो चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, मोललता को व्यक्त किया जाता है किससे, ग्राम बाय लीटर से, ग्राम बाय लीटर से, या फिर मोल बाय लीटर से, मोल बाय लीटर से, या फिर मोल बाय किलोग्राम से, केजी, और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, मोललता को व्यक्त किया जाता है, तो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, मोल बाय केजी से। अगर यहाँ मोलरता होता तो क्या हो जाता, मोल बाय लीटर। मोलरता होता तो मोल बाय लीटर, लेकिन मोललता है तो मोल बाय किलोग्राम हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है कौन है, एंथ्रासाइट, कोक, हीरा, ग्रेफाइट, या फिर चारकोल। तो ये जो क्वेश्चन है मोस्टली मैंने आप सब के लिए ही ले लिया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोग के ऊपर छोड़ दिया है, ये हमारा कर्ज है, आप लोग इसका आंसर दे करके हमारा कर्ज सधाइए। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक है। आई होप ये वीडियो जो है वो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा और आप लोग को वीडियो पसंद आया। मैंने पूरी तरह से कोशिश किया है आप लोग को समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, तो मैंने अपना पूरा दिया है और अपना बेस्ट दिया है। तो आप लोग कमेंट में बताइए ये सेशन आप सबको कैसा लगा। और ये जो क्वेश्चन लास्ट वाला है 35 उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। और
ये भी कमेंट में बताइए कि आप लोगों ने 35 मार्क्स में मतलब 35 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने सही दिया है, कमेंट कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। और पहली बार इस चैनल पे नए मतलब पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ये जो चैनल है आप सबके लिए ही लाया मतलब बनाया गया है, आप सबके हेल्प के लिए बनाया गया है, तो आप लोग भी प्रमोट कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टाटा बाय बाय।